हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑफर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ऑफर के बारे में एक बात बताना चाहूँगा। वो ये कि अगर आप लाइफ में कभी भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करना चाहते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहली और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी? ऑफर। कि मतलब आपको ऑफर होनी चाहिए या आपने किसी को ऑफर दी होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा बन सकते हो। अब देखो, हम लोग ऑफर के बारे में पढ़ेंगे आज। ऑफर के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि ऑफर की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, ऑफर के साथ ही साथ हम पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। ये सब चीजें आज हम इस टॉपिक में करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब हम ऑफर की बात करते हैं, ऑफर को ही अगर हम दूसरे किसी नाम से जानते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रपोजल। ठीक, तो कल को अगर बाई चांस आपको अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए डिफाइन प्रपोजल, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज सेम एज ऑफर। सो ऑफर को ही उन्होंने दूसरी टर्म यूज करके पूछा है, प्रपोजल। क्लियर? तो अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि बेसिकली ये जो टर्म ऑफर है या प्रपोजल है, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट इन द फॉर्मेशन ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट। चाहे कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट उठा लो, उसमें सबसे पहला अगर कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, तो वो क्या होता है? दैट इज योर ऑफर। ठीक है, तो ऑफर जो है दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, अब ये देखो, जो पर्सन प्रपोजल देता है या ऑफर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रपोजर और ऑफरर। प्रपोजर और ऑफरर उसे बोला जाता है जो ऑफर करता है। सिमिलरली, जिस बंदे को हमने ऑफर दी होती है, ऑफर की होती है, प्रपोजल किया दिया होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ऑफरी बोलते हैं और प्रपोजी। बट हमें इसमें सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जब हमने किसी को ऑफर किया या प्रपोज किया, तो अगर उसने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, ऑफर एक्सेप्ट कर ली है, तब जिस बंदे ने हमारी ऑफर एक्सेप्ट कर ली है, तब हम उस बंदे को क्या बोलेंगे? तब हम उसको बोलेंगे एक्सेप्टर और प्रोमिजी। ठीक, अभी देखो, ऑफरी और प्रपोजी और एक्सेप्टर और प्रोमिजी में क्या डिफरेंस होता है? ऑफरी और प्रपोजी में ये होता है कि भाई जिसको आपने ऑफर की है उसको हम ऑफरी बोलेंगे और प्रपोजी बोलेंगे, लेकिन जब हमारा वो एक्सेप्ट हो गया है प्रपोजल या ऑफर, तो हम जिस बंदे ने एक्सेप्ट किया है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर और प्रोमिजी। क्लियर? तो एन ऑफर refers to a promise that one party makes in exchange for another party's performance. In other words, it is an invitation to enter into a contract on certain terms. Basically, offer क्या है? It is a proposal by one party to another to enter into a legally binding agreement. ठीक है, अब ये क्या है? बेसिकली ऑफर ये एक तरह का प्रपोजल है एक पार्टी का दूसरी पार्टी को टू एंटर इनटू अ लीगल एग्रीमेंट। ठीक है, जो एक दूसरे पे बाइंडिंग हो एज पर देयर टर्म्स एंड द कंडीशंस जो भी उन्होंने लेट डाउन की है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑफर। ठीक, जो स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, दैट इज व्हाट? ऑफर। अब मैंने आपको बता दिया प्रपोजर क्या होता है, ऑफर क्या होता है, ऑफरी क्या होता है, प्रपोजी क्या होता है, एक्सेप्टर और प्रोमिजी क्या होते हैं। ये बेसिक चीजें थी जो हमें ऑफर में स्टार्टिंग में जानने की जरूरत थी। अब ऑफर के बारे में देखो, आगे हम जानेंगे। एन ऑफर इज अ कंडीशनल प्रपोजल मेड बाय अ बायर। ये एक ऐसा कंडीशनल प्रपोजल होता है जो कि एक बायर करता है, या फिर कोई सेलर जिसने बाय करना है, या सेल एन एसेट विच बिकम्स लीगली बाइंडिंग इफ एक्सेप्टेड। या तो कोई बायर है जिसने ये प्रपोजल दिया है, या कोई सेलर है जिसने अपनी
ये सेल आउट करनी है कोई प्रॉपर्टी या एसेट, और जब वो एग्री हो जाए तो फिर वो लीगली बाइंडिंग होता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक। एन ऑफर इज ऑल्सो डिफाइंड एज एन एक्ट of offering something for sale or the submission of a bid to buy something। मतलब कि भैया ऑफर जो है वो एक ऐसा एक्ट भी है जो ऑफर करता है किसी चीज को सेल आउट करने के लिए या फिर सबमिशन करता है। जैसे आप देखते हो ना बिडिंग वगैरह होती है तो बोलियां लगती हैं वहां पे, यस हमें मंजूर है, तो फिर एक दो और तीन, तीसरे बैंक पे जिस बंदे ने सबसे हाईएस्ट बिड किया होता है उसके लिए वो एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। दैट मींस कि एक्सेप्टेड, वी हैव एक्सेप्टेड देयर ऑफर, कि उन्होंने हमें जो सबसे ज्यादा रकम बिड की है हमें वो मंजूर है, ठीक। ये चीज, एन ऑफर रेफर्स टू अ प्रॉमिस दैट वन पार्टी मेक्स इन एक्सचेंज फॉर अनदर पार्टीज परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली अगर आप ऑफर करते हो तो वो किसी पर्पस के लिए ही करोगे ना, किसी चीज के लिए, किसी चीज को खरीदने के लिए या बेचने के लिए। तो जब आप करते हो और उसमें क्या होता है कि दूसरी पार्टी की भी उसमें रजामंदी होनी चाहिए। वही चीज ये घुमा के फिर से वही बात कर रहे हैं, दैट वन पार्टी मेक्स इन एक्सचेंज फॉर अनदर पार्टीज परफॉर्मेंस। अगर दूसरी पार्टी को एक्सेप्ट होगी वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस और वो चीजें वो परफॉर्म करना चाहती है दूसरी पार्टी, देन उसको हम क्या बोलेंगे, ऑफर, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट इज एन इन्विटेशन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन सर्टेन टर्म्स। बेसिकली ऑफर को हम ये भी कह सकते हैं, इट इज व्हाट, इट इज एन इन्विटेशन। आप किसी को इनवाइट कर रहे हो कि भैया आओ आप हमारे साथ मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में शामिल हो जाओ, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ए ऑफर्स टू सेल हिज मोटरसाइकिल फॉर ₹3000। ए जो है वो कहता है भैया मैं अपना बाइक जो है, मोटरसाइकिल जो है वो 3000 में बेचना चाहता हूँ। सिमिलरली जो बी है वो एग्री कर देता है, कहता है ठीक है भाई मैं ले लेता हूँ तुम्हारे 3000 रुपए में तुम्हारी ये बाइक। अब यहाँ पे ए जो है वो ऑफरर है और बी जो है वो क्या है, ऑफरी। क्लियर। अब ये देखो, एन ऑफर इज यूजली अंडरस्टूड एज प्रपोजल, ठीक। वही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी कि ये जो ऑफर है इसी को हम दूसरे किस नाम से भी जानते हैं, वो क्या है, प्रपोजल। क्लियर। तो ये चीज, अब देखो हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 2A क्या कहती है। an individual is said to have made the offer when he implies to another his readiness to do or to avoid doing anything with the perspective of getting the consent of that other to such act or restraint, sorry, ठीक है। मतलब वही चीज कि दो बंदे आपस में या तो तैयार हो जाएंगे एक दूसरे को चीज बेचने के लिए या खरीदने के लिए, और दूसरे को रोक भी सकते हैं कि अगर तुम ये चीज नहीं करते तब हम आपको ये चीज देंगे, ठीक है। कई बार होता है कि कुछ नहीं करना भी, ये भी टर्म्स में आ जाता है जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसीलिए ये कहा गया है कि भाई ये जो प्रपोजल होता है या ऑफर जो है, इट इज व्हाट, अ प्रपोजल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ विल और इंटेंशन। प्रपोजल जो है वो किस चीज का एक्सप्रेशन है, विल का या फिर इंटेंशन का। अब जो नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। एसेंशियल्स क्या है, मतलब इसके अंदर हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। किसी भी अगर ऑफर अगर हमने की है तो वो ऑफर में कुछ ऐसे एसेंशियल्स होंगे, अगर वो फुलफिल होंगे तभी वो ऑफर जो है वो वैलिड ठहराई जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहला एसेंशियल जो है वैलिड ऑफर का, वो क्या है, इट मस्ट क्रिएट अ लीगल रिलेशन। मतलब अगर वो कोई भी ऑफर अगर लीगल रिलेशन नहीं बनता है उसमें, तब आप उसे कोर्ट में तो चैलेंज कर ही नहीं सकते ना। तो वही चीज, अब जैसे मैं आपको लेमैन एग्जांपल दूं, मैं आपको बोल दूं कि भाई मैं, आप एक काम करो, आप ना मेरे को अपनी कार दे दो, मैं ना आपके लिए चांद सितारे तोड़ के ले आऊंगा। इज इट पॉसिबल? क्या कोई किसी के लिए चांद सितारे तोड़ के ला सकता है? नहीं ना। ये क्या वेग है,
तो ये चीज कभी भी वैलिड नहीं ठहराई जा सकती, इसे आप कोर्ट में चैलेंज कर ही नहीं सकते। तो ये चीज, अब वही चीज कहते हैं कि इट मस्ट क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, एन ऑफर टू बी एनफोर्सेबल मस्ट क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, एन ऑफर फॉर सोशल और मॉरल एक्ट इज नो ऑफर। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करते हैं। ए जो है वो इनवाइट करता है बी को अपने घर पे लंच के लिए, लेकिन ए जो है वो फेल हो जाता है अरेंज करने के लिए बी के लिए कि भैया लंच प्रिपेयर करना था, या नहीं कर पाया ड्यू टू सम रीजंस। अब बी जो है वो उसको सू नहीं कर सकता ए को, क्योंकि वो जो ये जो इसने इसको इनवाइट किया था फॉर द लंच, इट डज नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन ऑन ए। सो इसी के ऊपर एक लीडिंग केस भी है, वो क्या है, बैल्फर वर्सेस बैल्फर। ये हस्बैंड वाइफ का केस है, ध्यान से सुनना। इन दिस केस डिफेंडेंट वाज अ सिविल सर्वेंट एट सीलॉन। व्हेन ही लेफ्ट फॉर इंग्लैंड ही प्रॉमिस्ड हिज वाइफ स्टेंटिफ to send 30 pounds per month, but he did not send the amount as promised. The court dismissed the above case as it does not create any legal relations. मतलब कि भाई जो एक पति था वो ना दूसरे शहर जाता है जॉब करने के लिए, और वो जाते जाते अपनी वाइफ को प्रॉमिस करता है, कहता है कि सुनो मैं ना तुम्हें हर महीने 30 पाउंड्स भेजा करूंगा, बट वहां पे जाके वो इतना बिजी हो जाता है कई बार वो नहीं भेज पाता। तो वाइफ क्या करती है, अपने हस्बैंड को सू कर देती है। तो कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट कहता है भैया ये कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं है कि उसने तुम्हें बोला कि भाई मैं तुम्हें 30 पाउंड्स भेजूंगा तो इट इज बाइंडिंग ऑन हिम कि ही शुड सेंड द 30 पाउंड्स। ऐसा कुछ नहीं है, उसने बोल दिया कि भेज दूंगा तो भेज दूंगा। अब ये थोड़ा कि अब नहीं कभी अगर भेज पाया, कोई जरूरत पड़ गई उसको नहीं भेज पाया, इट्स ओके। तो इसलिए आप उसको आप कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते और उसके खिलाफ कोई आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते आप अपने पति के खिलाफ, ये चीज। अब नेक्स्ट जो एसेंशियल है, ऑफर में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। ये क्या कहती है, ये पॉइंट क्या कहता है, एन ऑफर में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस्ड क्या हुआ, जो बोल के हो, ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछता है क्या आपको ये बाइक खरीदनी है, तो आप बोलते हो कि हाँ मुझे ये खरीदनी है। ये आपने क्या किया, अपना एक्सप्रेस किया है। इम्प्लाइड हो गया कि आपके जो जेस्चर्स हैं, जो आपके एक्सप्रेशंस हैं, बिना बोले ही दूसरे को लगता है कि हाँ भाई आपकी जो है एसेंट है इसमें, ठीक। इफ द ऑफर इज मेड बाय वर्ड्स इट इज कॉल्ड एक्सप्रेस्ड ऑफर। इफ द वर्ड्स आर स्पोकन इट इज कॉल्ड ओरल ऑफर। If the words are written, it is called written offer. In case where no words are used, but the offer is derived from the conduct of the parties, it is called implied offer. Whether it is expressed or implied, it is valid. ठीक है, it may be oral or written. क्लियर, ये बिल्कुल बच्चों वाला पॉइंट था। अब नेक्स्ट एसेंशियल क्या आता है, टर्म्स मस्ट बी क्लियर एंड सर्टन। अब इसमें देखो ये क्या कहता है, द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी सर्टन एंड क्लियर एंड मस्ट नॉट बी वेग। जो भी हम ऑफर करते हैं उसकी टर्म्स और कंडीशंस जो होती है ना वो एकदम सर्टन होनी चाहिए, वो वेग नहीं होनी चाहिए। मतलब वही जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि भाई मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं तो इसके बदले में ना मैं आपको चांद सितारे तोड़ के ला दूंगा। सो ये सब क्या है, वेग टर्म्स हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ऑफर्स टू सेल tons of oils. Here, offer is not clear. That is kind of oil, such as ground oil, ठीक है, sunflower oil, etc. is not mentioned. मतलब हमने ये दो पार्टीज थी, उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन सेट की, उन्होंने बोला कि हम आपको तेल सेल आउट करेंगे, लेकिन ये नहीं मेंशन किया कि कौन सा तेल भैया, सनफ्लावर ऑयल या ग्राउंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कौन सा, ये तो मेंशन करो पहले, ठीक है, बिकॉज ऑयल तो कई तरह का होता है। तो ये चीज, इसी में देखो सबसे लीडिंग केस कौन सा है, टेलर वर्सेस पेंटागन। इन दिस केस plaintiff promised to take the defendant's house on lease for a period of 6 years if it is thoroughly repaired and the drawing rooms are decorated according to the present style. It was held by the court it is not enforceable as the terms are too vague and uncertain। मतलब कि भाई ये देखो, इसमें ये जो पार्टी है टाइलर वर्सेस पेंटागन,
पेंटिंगटन वाला जो केस है, इसमें आप ये देखो, जो दो पार्टीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, वो ऑफर करते हैं एक दूसरे को कि ठीक है यार, मैं ना तुम्हारा घर ले लूंगा, लेकिन एक ही कंडीशन पे, अगर वो थॉरली रिपेयर होगा और जो ड्राइंग रूम है वो एज पर द लेटेस्ट कंडीशंस की तरह पूरा सेटअप हुआ होना चाहिए। अब भैया किसी के लिए लेटेस्ट जो है वो कोई भी तरह से हो सकता है, उसका टेस्ट अलग हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, तो चॉइस उसकी अलग हो सकती है। लेटेस्ट से मतलब लेटेस्ट से लेटेस्ट क्या, वो मेंशन तो करो कि आपको क्या वहां पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये चीज, अब ये जो टर्म थी ये बड़ी वेग थी, सो इसीलिए बोला गया कि भाई ये जो है इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बिकॉज आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी दोज आर टोटली वेग। क्लियर। अब नेक्स्ट जो आता है एसेंशियल, दैट इज इट मे बी स्पेसिफाइड और पब्लिक। इट मे बी स्पेसिफिक और पब्लिक। तो when an offer is made to a person or group of person, it is called specific offer। जब भी कभी कोई ऑफर किसी पर्टिकुलर बंदे को या ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर बंदों को अगर की जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ऑफर। इफ द ऑफर इज मेड टू द पब्लिक इन जर्नल और सोसाइटी और कम्युनिटी एज अ होल, इट इज कॉल्ड पब्लिक ऑफर। और जब भी कभी कोई ऑफर अगर पब्लिक को की जाती है, पूरी पब्लिक एज अ होल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पब्लिक ऑफर। इसमें लीडिंग केस कौन सा है, कार्लेट वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल केस है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, जो डिफेंडेंट है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये एडवर्टाइजमेंट देती है और कहती है हम 100 पाउंड का रिवॉर्ड देंगे उस बंदे को जो अगर दोबारा कभी इन्फ्लुएंजा से अगर सफर होता है आफ्टर, जो है हमने जिस तरीके से अपनी ये जो मेडिसिन है अगर वो उसे लेता है और उसके बाद भी अगर उसे इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो हम उसको इतना अमाउंट पे करेंगे। और ये जो पेटिशनर था, ठीक है, कार्लिल, इसने क्या किया, इसने वो इनकी जो ये मेडिसिन थी उसको एज पर द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर उसने ली, लेकिन उसके बावजूद भी इस बंदे को इन्फ्लुएंजा दोबारा हो गया एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसने इन्हें चैलेंज किया। और ये जो कंपनी थी, इन्होंने 1000 पाउंड जो थे वो बैंक में जमा करवाए हुए थे सब लोगों के ऊपर, एक अपना बताने के लिए कि भाई देखो हम लोगों ने एक अमाउंट भी जमा किया और हमें इतना पूरा विश्वास है कि हमारी मेडिसिन लेने के बाद ये दोबारा कभी किसी को नहीं होगा। लेकिन उस बंदे को हो गया और उसने इस कंपनी को सू किया और कोर्ट ने कहा यस यू आर लायबल, कि आप इस पेटिशनर को आप पे करेंगे। ये कंपनी कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी जो थी, इन्होंने फिर पे किया कार्लिल को अमाउंट, ठीक है, 100 पाउंड। और फिर नेक्स्ट केस है हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल। अब इस केस में क्या था, जो डिफेंडेंट था उसने अनाउंस किया रिवॉर्ड एक एडवर्टाइजमेंट देके कि भाई जो भी उसके बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसको वो अवार्ड देगा, ठीक है। और जो उसके बच्चों को उसके हवाले करेगा, ढूंढ के लाएगा, तो वो उसको रिवॉर्ड देगा, ठीक है। और जब जो डिफेंडेंट था, जब ये हरभजन उसको लेके आया उसके बच्चे को ढूंढ के, तो कोर्ट ने उसे ट्रीट क्या किया, पब्लिक ऑफर। ये जो उसने ऑफर की थी इसमें उसे क्या ट्रीट किया गया, पब्लिक ऑफर। उन्होंने बोला कि भाई ये तो आपने जर्नल एडवर्टाइजमेंट दे दी थी, अब इसमें कोई भी ढूंढ के लाएगा। तो इसने क्या किया, हरभजन ने ढूंढ के ले आया है, तो अब आपको इसको ये रिवॉर्ड जो है वो आपको देना पड़ेगा एंड ही इज एंटाइटल फॉर दैट रिवॉर्ड। क्लियर। अब नेक्स्ट जो आता है, देखो डिफरेंस हम जरा जान ले, एक स्पेसिफिक ऑफर और एक जर्नल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर में क्या फर्क आता है, वही जैसे स्पेसिफिक ऑफर और पब्लिक ऑफर, ये जनरल ऑफर क्या होगी, पब्लिक ऑफर, ठीक है। अब ये जो है स्पेसिफिक ऑफर, ये पर्टिकुलर बंदे या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस को दी जाती है, और ये वाली जो है ये जर्नल जो है ये पब्लिक को दी जाती है, सोसाइटी को या कम्युनिटी को, सारे एक साथ, ठीक है। इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन और द पर्सन टू होम इट इज मेड। या तो ये जो एक्सेप्टेंस है स्पेसिफिक ऑफर में, ये वो बंदा एक्सेप्ट करे जिसे दी गई है, या फिर वो पर्टिकुलर बंदे जिनको दी गई है। और ये जो है जनरल ऑफर, ये कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, सोसाइटी में से, कम्युनिटी में से, सोसाइटी में से कोई भी बंदा इसे एक्सेप्ट कर सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, द ऑफरर मस्ट एक्सप्रेस हिज एक्सेप्टेंस टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इसमें एक्सेप्टेंस होना जरूरी है पहले, कि हाँ भाई मैं आपकी जो ऑफर है उसे एक्सेप्ट करता हूं और मैं इस एग्रीमेंट में आना चाहता हूं।
और इसमें एक्सेप्टेंस जो है वो नीड नॉट की रिक्वायरमेंट नहीं है कि भैया आपने एक्सेप्ट कर लिए। जनरली एडवर्टाइजमेंट जैसे भी पीछे वाले केसेस में मैंने आपको बताया, कार्लिक स्मोक बॉल कंपनी वाला केस, कार्बोलिक स्मोक बॉल कॉर्पोरेशन वाला केस और हरभजन वर्सेस हरचरण लाल वाला केस, इसमें क्या था, दोनों में पब्लिक ऑफर थी, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता था। तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि भैया आपने अपनी एक्सेप्टेंस इसमें पूरी बतानी है कि हाँ भैया मैंने आपकी ये जो ऑफर है इसे एक्सेप्ट किया है, ये चीज। अब नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट जो आता है एसेंशियल, वो क्या है, इनविटेशन टू ऑफर इज नो ऑफर। इसके बारे में देखो, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इनविटेशन टू ऑफर डिफर्स फ्रॉम ऑफर, इट इज एन ऑफर टू रिसीव एन ऑफर। फॉर एग्जाम्पल, price list offer goods to sell, tender and advertisement for the sale of goods. In these cases, persons make offers to purchase on seeing price list, showcases, etc. अब देखो आप लोग क्या करते हो, आप लोगों को किसी ने ऑफर दी है कि मतलब इनविटेशन टू ऑफर क्या हुआ, एक तरह से आप बार्गेनिंग कर रहे हो। मैं आपको ऑफर करता हूँ कि यार मैं ना आपको अपनी कार जो है वो 10 lakhs में सेल आउट करूंगा। आप कहते हो नहीं, मैं आपकी कार जो है वो मैं 8 lakhs में, मैंने आपको ऑफर दी, आपने क्या किया, एक तरह से मुझे वापस काउंटर करके एक और ऑफर दे दी। ठीक है, ये क्या आपने किया, ये एक तरह से वापस क्रॉस ऑफर भी इसे हम बोल सकते हैं। ठीक, ये हम आगे जाके भी अभी डिस्कस करेंगे। अब इसमें कई बार होता है कि शोरूम्स में आप जाते हो, मॉल्स में आप जाते हो, वहां पे जब घूम रहे होते हो, वहां पे कपड़े भी स्टॉल्स वगैरह लगे हुए होते हैं, टॉयज के भी स्टॉल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के स्टॉल्स होते हैं और प्राइस टैग्स लगे होते हैं उनके ऊपर। अब वो क्या है, आपको इनविटेशन है एक तरह से कि आओ खरीदो आप हमें। ठीक है, आपको कोई पर्टिकुलरली पकड़ के नहीं आपके पास हर एक बंदा आ रहा कि यार आ जाओ प्लीज आप मेरे से कॉन्ट्रैक्ट में आओ। इट इज नॉट लाइक दैट। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको एक इनविटेशन है कि ओके बॉस, यू आर मोस्ट वेलकम, आप खरीदना चाहते हो, आओ आप हमें ऑफर दो कि यस हम आपसे ये चीज खरीदना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a person on seeing an article in showcase enters into a shops and offers to purchase, then the shopkeeper may accept to sell or refuse to sell it. If the shopkeeper refuse to sell it, he cannot be sued. The reason is that act of the shopkeeper in placing the article in a showcase is not a offer but an invitation to offer. ठीक है, अब देखो, अब आप किसी दुकान में जाते हो, अब दुकानदार कहते हैं मेरे को ये चीज खरीदनी है, आपने जो डिस्प्ले में लगाई है। अब वो दुकानदार की मर्जी है कि भैया अगर वो बेचता है तो ठीक है, नहीं बेचता तो आप उसे कंपेल नहीं कर सकते, आप उसे सू नहीं कर सकते कोर्ट ऑफ लॉ में कि नहीं भाई तुमने वहां पे डिस्प्ले में लगाई थी तो तुम्हें तो ये बेचनी ही बेचनी है। इट इज नॉट लाइक दैट। क्लियर। अब इसी पे लीडिंग केस क्या था, हार्वे वर्सेस फैसे। इस केस में क्या था, ये जो हार्वे था ये परचेज करना चाहता था बम्पर हॉल पेन फ्रॉम फैसी एंड इंक्वायर्ड अबाउट इट्स प्राइस एज 900 pounds. The plaintiff communicated telegraphically to purchase it, but there was no reply from the defendant. In an action against the defendant for specific performance, it was held no actionable on the ground that informing the price telegraphically is not an offer but it is an invitation to offer. Same चीज वही जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई कि भाई ये बंदा हार्वे फैसिसी से खरीदना चाहता था उसका बम्पर हॉल पेन, ठीक है, 900 pounds में, जो कि वो कहता है इंक्वायर करता है उसकी कॉस्ट, वो कहता है 900 pounds। वो उसे जाता है वहां से, फिर टेलीग्राफिकली अपने घर से उसको मैसेज कर देता है कि ओके आई एम रेडी टू परचेज दैट थिंग। लेकिन वो क्या करता है, वो नहीं बेचता, वो किसी और को बेच देता है। इतने में क्या होता है कि भाई ये जो हार्वे है ये क्या करता है, उसको कोर्ट में घसीटता है, कहता है भैया मैंने तुम्हें टेलीग्राफिकली बताया था। तो जज कहता है कि भाई आपने ऐसे टेलीग्राफिकली बताया, दैट वाज अ इनविटेशन टू ऑफर, जो पहले उसने रखा वहां पे, आपने उसकी इनविटेशन टू ऑफर के बदले में ऑफर दी कि हाँ भाई मैं 900 pounds में खरीदूंगा। सो दैट इज व्हाट, एन इनविटेशन टू ऑफर। तो इनविटेशन के ऑफर में आपने उसे ऑफर दी है कि आप उसे खरीदना चाहते हो, तो यू कैन नॉट चैलेंज हिम कि अगर उसने नहीं बेची है उसने किसी और को बेच दी है। सो आपका जो है टेलीग्राफिकली बताना वो क्या है, एक तरह की वो भी ऑफर है कि हाँ भाई मैं खरीदना चाहता हूं, आर यू इंटरेस्टेड इन सेलिंग आउट दैट थिंग और नॉट। सो ये चीज है, इसीलिए इनविटेशन टू ऑफर इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडिंग ऑफर और टेंडर ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर इज डिफर फ्रॉम ऑफर। अब ये देखो कैसे, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में क्या डिफरेंस है।
ऑफर में क्या है, इट सिग्निफाइड इंटेंशन और विलिंगनेस टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, जब भी हम किसी को ऑफर करते हैं, ऑफर में क्या होता है, वहां पे हमारी विलिंगनेस होती है कि भैया हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हैं। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर में ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं होती है। वहां पे तो इनफैक्ट हम खुद चाहते हैं कि हमें कोई एक और ऑफर आए। इट इज मेड टू गेट एक्सेप्टेंस, और जबकि ये जो है इन्विटेशन टू ऑफर, इट इज मेड टू गेट ऑफर। और फिर इट इज अ प्रपोजल प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस, और इट इज समथिंग प्रेसिडेंट टू ऑफर। और लास्ट पॉइंट क्या है, इट गिव्स राइज टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, और इट डज नॉट गिव राइज टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। ये चीज क्लियर। अब ये देखो, ये जो अब पॉइंट है, इट सिक्स एसेंशियल क्या है इसका ऑफर का, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी और कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है। अब इसको ध्यान से देखना, ठीक है। एन ऑफर इज वैलिड ओनली व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी और एक्सेप्टर। द कम्युनिकेशन may be expressed or implied. It may be communicated by means of words of mouth, telegram, messenger, etc. The leading case is लक्ष्मण वर्सेस गौरी दत्त। अब देखो ये क्या कहता है कि ऑफर जो है वो वैलिड कब होगा, व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी और एक्सेप्टर। ठीक, द कम्युनिकेशन में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, वही चीज मैंने जो आपको पहले भी बताई कि जो ऑफर है वो या तो ये एक्सेप्टेंस जो होगी वो क्या होगी, कम्युनिकेशन जो होगा इसका वो क्या होना चाहिए, एक्सप्रेस्ड होना चाहिए या इम्प्लाइड होना चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे कैसे हो सकता है, वो बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, टेलीग्राम, मैसेंजर एक्सेट्रा। ठीक, इसी में लीडिंग केस क्या है, लक्ष्मण वर्सेस गौरी दत्त। अब ये जो डिफेंडेंट है ये क्या करता है, अपने नौकर को भेजता है अपने मिसिंग नेफ्यू को ढूंढने के लिए। तो नौकर जो है वो चले जाता है, ये लक्ष्मण जो है। ठीक, तो अब उसको टाइम लगता है ढूंढने में, कई दिन लग रहे होते हैं। तो इतने में पीछे से ये जो इसका मालिक होता है गौरी दत्त, ये क्या करता है, ये ना अनाउंस कर देता है रिवॉर्ड, जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा मैं उसको इतना इतना रिवॉर्ड दूंगा। ठीक है, तो अब ये जो लक्ष्मण होता है इसको तो पता ही नहीं होता, इसको तो इसके मालिक ने पहले ही भेज दिया होता है। लेकिन जैसे तैसे करके लक्ष्मण को ये इसका नेफ्यू मिल जाता है। ठीक है, इसका नेफ्यू जैसे मिल जाता है इसको, तो ये क्या करता है, लेके आता है वापस। तो इसको पता चलता है कि भाई मालिक ने तो अवार्ड भी अनाउंस किया हुआ है। मालिक को कहता है भाई मालिक मुझे रिवॉर्ड दे दो, अब आपने इसको अनाउंस किया था कि जो भी आपके नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा। लेकिन मालिक कहता है मैं तो तुम्हें दूंगा ही नहीं। तो लक्ष्मण क्या करता है, वो उसको कोर्ट में चैलेंज करता है। तो जज कहता है भाई साहब आपको रिवॉर्ड नहीं मिल सकता, क्योंकि रिवॉर्ड पाने के लिए आप तक ये चीज पहुंची हुई होनी चाहिए थी। In an action against the defendant, it was held that the offer reward was not communicated to the offeree, so the defendant is not liable to give the reward. क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था, वो तो उसे बाद में पता चला ना, तो इसीलिए वो लाइबल नहीं है कि उसे भी रिवॉर्ड दिया जाए। Therefore, there are few modes of communication of offer which are mentioned below. अब सबसे पहले कौन कौन से मोड्स हैं ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने क्या डिस्कस करना है, मोड्स। ठीक, मोड्स किसके, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। ठीक, सबसे पहले व्हेन ऑफर इज कम्युनिकेटेड ओरली, इट इज कंप्लीटेड ओनली व्हेन इट रीचेस द ईयर ऑफ द ऑफरी। जब हम ओरली बोलते हैं, और ये कब कंप्लीट होती है, जब वो ऑफरी के कानों तक पहुंच जाए। और दूसरा पॉइंट, इफ द ऑफर इज मेड बाय द पोस्ट लेटर, द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट व्हेन द लेटर रीचेस द ऑफरी। जब हमने ऑफर लेटर के थ्रू दी है, और ये कब पूरी होती है, जब वो पत्र जो है, जब वो लेटर जो है वो दूसरी पार्टी तक पहुंच जाए। और तीसरा, इफ द मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज टेलीफोन, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन द वर्ड्स रीच द ईयर ऑफ ऑफरी। क्लियर, तो ये चीज। अब नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, डेट विल बी योर क्लासिफिकेशन और काइंड्स ऑफ ऑफर। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ऑफर और एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। ठीक है गाइस,
सो अगर आपको ये सब चीजें अच्छी लगी, आपको मेरा लेक्चर पसंद आया, सो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू शेयर इट विद योर बैचमेट्स एंड फ्रेंड्स. Thank you everyone. God bless you. Bye.